नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर हम अपनी कक्षा की शुरुआत एक अच्छे विचार से करेंगे। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। यानी यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम अपने मन में हार मान लेते हैं तो हम हार ही जाते हैं, लेकिन जब हम ठान लें कि हमें यह कार्य करना है तो दुनिया में हमें कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए हमेशा अच्छे संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्रामश्री। ग्रामश्री, ग्राम का मतलब गांव, श्री की मतलब सुंदरता। ग्राम गांव, श्री सुंदरता, यानी जहाँ पर गांव की सुंदरता का वर्णन किया गया हो। ऐसे ही हम प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत की उत्कृष्ट रचना ग्रामश्री कविता करेंगे, जिसमें हमें गांव के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुकुमार कवि कहलाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसोनी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। वे बचपन से ही काव्य रचना में रुचि रखते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने 1916 से लेकर 1977 तक साहित्य की सेवा की। उनका निधन सन 1977 में हुआ। रचना परिचय। पंत जी ने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी कृतियां यानी उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य में है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा। नाटक है उनके रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना, और उपन्यास है हार। साहित्यिक विशेषताएं। पंत प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी, संवेदनशील, प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान रखने वाले कवि थे। प्रकृति चित्रण में वे अद्वितीय थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भाषा शैली। प्रकृति प्रेमी कवि पंत की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें मधुरता तथा सरसता होती है। इनके काव्य में संस्कृत शब्दों की प्रधानता है। यानी पंत जी की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है और संस्कृत शब्दों की प्रधानता है। अब हम जानेंगे कविता के बारे में कि कवि ने कविता में क्या बताया है। ग्रामश्री नामक प्रस्तुत कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा यानी सुंदरता और समृद्धि का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें खेतों में लहलहाती फसलें, फल फूल से लदी डालियों, बाग बगीचों में नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियां, यमुना तट की रंगीन रेती, पानी में क्रीड़ा यानी खेलना, पानी में क्रीड़ा करते पक्षियों आदि का ऐसा सजीव चित्रण हुआ है कि इनका बिंब हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। यानी कवि ने कविता में इतनी सुंदरता से वर्णन किया है कि वो जो सारा चित्र है वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल साकार हो उठता है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली,
तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर हो रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। शब्दार्थ देखते हैं। तलक, तक, कोमल, नरम या मुलायम, तन, शरीर, हरित, हरा, रुधिर, रक्त या खून, श्यामल, हरा भरा, चिर निर्मल, सदा स्वच्छ रहने वाला, फलक, पट या पहलू। भाव समझते हैं। फैली खेतों में दूर तलक। कवि जो है वो गांव के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल मुलायम हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि कहते हैं कि इस हरियाली के ऊपर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे चांदी की जाली बिछी हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर हो रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि कहता है कि पत्तियों पर हिलती हुई ओस की बूंदों को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें हरा भरा रक्त बह रहा हो और हरी भरी धरती के ऊपर, श्यामल भूतल यानी हरी भरी धरती के ऊपर विस्तृत फैला हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक यानी विस्तृत फैला हुआ नीला आसमान मानो धरती को अपनी बाहों में भरने के लिए झुका हुआ हो। आगे देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित यानी प्रसन्न, वसुधा यानी धरती, सनई यानी एक रेशेदार पौधा, किंकणियां करघनी में कमर पर बांधने वाली जो करघनी होती है उसके छोटे छोटे घुंघरू, भीनी जो है वो हल्की हल्की, तैलाक्त यानी तेल युक्त, हरित धरा हरी भरी धरती, तीसी अलसी नामक पौधा। भाव देखते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा। कवि गांव के सौंदर्य को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है धरती खुशी और रोमांच से भर गई हो। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए आई जो और गेहूं के पौधों में बालियां निकल आई हैं। आई जो गेहूं में बाली यानी उसकी खुशी को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि जो और गेहूं के पौधों में बालियां निकल आई हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। कवि कहते हैं कि अरहर और सनई के जो पौधे हैं उन पर जो फलियां लगी हुई हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कमर के आभूषण में लगे घुंघरू सुशोभित हो रहे हों। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। कवि कहते हैं कि चारों ओर सरसों के फूल लगे हुए हैं जिसके कारण तेल की गंध फैली हुई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कवि कहता कि इसी समय धरती पर अलसी नामक पौधा लगा हुआ है जिसमें नीलम सी की कली निकली हुई है और नीले नीले फूल उस पर लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं
रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। कवि कहता है कि खेतों में जो है रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और हंस रही सखियां मटर खड़ी, और उनके पास ही बैंगनी सफेद फूलों से लदी हुई मटर जो है वो खड़ी हुई है। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। छीमियां यानी फलियां। कवि कहता है कि मटर जो है वो ऐसी लग रही हैं जैसे मखमली पेटियों में किसी ने रतन छुपा दिए हों। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कवि कहते हैं कि मखमली पेटियों में ऐसे जैसे रतन छिपाए हुए हों और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो सुंदर फूल ही फूलों के ऊपर जा रहे हों, यानी उड़ उड़कर एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर जा रहे हों। यानी एक तो सुंदर फूल खिले हुए हैं, दूसरे उन पर सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल फिरते हो फूल समय, यानी फूलों के ऊपर फूल ही फिर रहे हैं और उड़ उड़कर एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर जा रहे हैं। आगे देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, मंजरियां यानी आम का बोर, आम्र यानी आम, झर रहे हैं गिर रहे हैं, दल यानी पत्ते, मुकुलित यानी अधखिले। कवि कहते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, कि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई हैं। एक ओर आम में बोर आ रहे हैं, दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते जो हैं वो गिरने शुरू हो गए हैं। हो उठी कोकिल मतवाली, कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कवि कहते हैं कि फूल आने से कटहल महक रहा है और जामुन के फूल अधकिले से हो रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि कहते हैं कि जंगल में जो झरबेरी है वो जो है फलों से लद गई है, आड़ू के पेड़ में फूल आ गए हैं। एक और जहाँ नींबू अनार आदि फल पेड़ों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली आदि सब्जियां भी तैयार हो गई हैं। आगे देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लहले पालक महमे धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली। मखमली टमाटर लाल हुए, मिर्चों की बड़ी हरी भरी थैली। यहाँ पर भी कवि ने जो है गांव में लगी सब्जियों का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। चित्तियां यानी धब्बे। कवि कहते हैं कि अमरूद जो पककर हैं वो पीले हो गए हैं, मीठे हो गए हैं और उन पर लाल लाल रंग के धब्बे भी पड़ गए हैं। यानी ये जो है मीठे बेर की अमरूद की निशानी है। यदि उस पर लाल लाल धब्बे पड़ जाएं तो वो बेर पीला और पककर तैयार हो गया है। पक गए सुनहले मधुर बेर, मधुर बेर यानी मीठे बेर। बेर भी जो है वो पककर मीठे हो गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले का पौधा भी है जो छोटे आंवले लगकर बिल्कुल तैयार हो गया है।
खेतों में हरी भरी लहलह पालक, पालक जो है वो लहरा रही है। महमै धनिया, महमै यानी महकना, धनिया जो है वो महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की जो लताएं हैं वो फलकर फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, टमाटरों का जो लाल रंग है वो मखमल जैसा लग रहा है। मिर्चों के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी हरी थैली के समान दिख रहे हैं। आगे देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। यहाँ पर कवि ने गंगा के किनारे का वर्णन किया है। गंगा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कि गंगा की जो सतरंगी रेती है उस पर जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनी हुई हैं, ऐसे लगा है कि वो जैसे सांपों के आने जाने से बनी हों। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। कवि कहता है कि नदी के किनारों पर तरबूजों की खेती की गई है और उनकी रखवाली के लिए सरपत नामक घास की झोपड़ियां बनाई गई हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, और पानी में तैरते हुए जो बगुले हैं वो अपने सिर को खुजला रहे हैं, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि वो बालों में कंघी कर रहे हों। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी सोई रहती। सुरखाब यानी चक्रवाक पक्षी, मगरोठी यानी मुर्गाबी नामक एक पक्षी। कवि कहता है कि बहते हुए पानी में सुरखाब तैर रहे हैं और किनारे पर मगरोठी जो है वो सोई हुई है। आगे देखिए। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में सनिग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कवि यहाँ पर गांवों की सुंदरता का वर्णन करता है। हिम आतप यानी सर्दी की धूप, तारक यानी तारे, मरकत यानी पन्ना नामक रतन, नीलम नीले रंग का पत्थर, आच्छादन छाया हुआ है, निरूपम अद्भुत, हिमांत सर्दी का अंत होना, सनिग्ध कोमल, हरता छीनता हुआ। कवि कहते हैं हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए सोए हुए, यानी ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हरियाली पर जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है कि हरियाली हंस रही है और सर्दी की धूप चमक उठी है। धूप में हरियाली अलसाए से सोए, यानी ऐसे लग रही है जैसे धूप और हरियाली अलसाकर सो गए हैं। भीगी अंधियाली में निशी, निशी यानी रात, तारक सपनों में से खोए। कवि कहते हैं कि ओस से रात भीग चुकी है, तारों की चमक फीकी पड़ने लगी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सपनों में खोए हुए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। कवि कहता है कि गांव जो है वो बहुत सुंदर पन्ना नामक रतन के खुले डिब्बे सा लग रहा है और उस पर नीला आकाश छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में सनिग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कवि कहता है कि सर्दी की समाप्ति पर एक विचित्र सी शांति छाई हुई है। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से हरता जनमन, यानी सभी लोगों के मन को अपनी ओर खींच रहा है। ये जो कविता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न उत्तर इस कविता के हमें नहीं करने हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में
अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।